यस, हाँ, वेलकम बच्चों लोग। माई सेल्फ टीडी वाघमोड़े। ओके, तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? रेजोनेंस खत्म हुआ था, हाइपर कंजुगेशन भी खत्म हुआ था। यस, क्या चलने वाला है अभी? एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, चलो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन हेडिंग डालना है। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। बट पहले आपको हाइपर कंजुगेशन तो समझ में आ गया कि नहीं? एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ मिलता है? रे कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे मिलता है आपको? पहले तो आपको sp2 कार्बन चाहिए, sp2, और sp2 कार्बन के एडजेसेंट वाला कार्बन sp3 चाहिए। यस, और वो sp3 का कार्बन जो है उसके ऊपर जो भी हाइड्रोजन है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, सिग्मा हाइड्रोजन बोलेंगे। ओके, तो अल्कीन कार्बोकेटाइन वन बाय वन हम स्टेबिलिटी देखेंगे। ओके, ताकि थोड़ा सा हाइपर कंजुगेशन भी रिवाइज हो जाएगा और आप एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। यस, ठीक है, चलो। तो पहला एप्लीकेशन डालना है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे? ठीक है, तो अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होता है वहां पे। ओके, तो अभी अल्कीन के बारे में बोला जाए तो आपको पता है बच्चों लोग, डबल बॉन्ड होना जरूरी है आपको। ओके, तो सबसे पहले तो मोर जो मान के चलो कि आपके पास ये CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH3 ये एक मॉलिक्यूल है। और आपके पास मैं अभी दूसरा भी ड्रॉ करता हूं, CH3 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तीसरा ड्रॉ कर रहा हूं CH3 CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H है। ठीक है, और क्या CH3 और यहाँ पे आपका है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे है CH3। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे चार अल्किन मैंने ड्रॉ किए बच्चे लोग। तो आपको स्टेबिलिटी बोलना है कि कौन सा अल्किन ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो देखो पहले तो आपको जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन, उसको सर्कल करना है। यस, डबल बॉन्ड को सर्कल किया। अभी जो भी डबल बॉन्ड है कार्बन के, जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको पहले सर्कल करो। ओके, पहला सर्कल है आपके जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको पूरे को सर्कल करो, कितने भी है, जितने भी है उनको पूरा सर्कल करो, और उनका एडजेसेंट वाला कार्बन देखना चालू करो। एडजेसेंट वाला मतलब बगल वाला, उसके बगल वाला डायरेक्टली कनेक्ट है। ओके, अभी कितने, चार है। अभी उस कार्बन को कोई हाइड्रोजन है क्या? यस है, सिग्मा बॉन्डेड है। कितने? तीन सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन, तीन सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन, तीन सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन। चलो काउंट करो वो कितने हुए, तो ये हुए 3 6 12। तो यहां पे 12 हाइड्रोजन ऐसे है बच्चों लोग जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म किया है। जिन्होंने किसको फॉर्म किया है? सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म किया है। तो यहां पे आपके 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। 12 आपके H प्लस के फॉर्म में वो रह सकता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस के अंदर रह सकता है। ओके, तो यहां पे 12 हाइड्रोजन, तो यहां पे 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहेंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी रहेगी। अभी यहां पे चलो, ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट हुआ। अभी यहां पे स्ट्रक्चर नंबर सेकंड देख लेते हैं। यस, कौन बताएगा? अभी यहां पे देख सकते हैं। तो मतलब आप समझ रहे ना, इस डबल बॉन्ड को कौन कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है?
ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब सब पड़ोसी वाली सब हाइड्रोजन होता है ना। कभी कभी जो पड़ोसी होती है वो मतलब कभी कभी हेल्प करते हैं, तो वैसे ये पड़ोसी हेल्प कर रहे हैं इसको, तो ओके। बट कौन से पड़ोसी हेल्प नहीं करेंगे बता दो, थोड़े से दूर के पड़ोसी, तो वो थोड़ा सा हेल्प करने में दिक्कत हो जाएगी, बताता हूं आपको। यहाँ पे क्या है, ये जो है वो आपका हाइड्रोजन जो है ये डायरेक्टली sp2 को कनेक्ट है, तो ये हाइड्रोजन हमारा कुछ काम का नहीं है, मतलब ये पैरेलल नहीं है। ये जो परपेंडिकुलर आपका p ऑर्बिटल है, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो p ऑर्बिटल है, तो ये और ये पैरेलल नहीं ना, ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसा है, तो ये पैरेलल नहीं है ना बच्चों लोग, हमें पैरेलल हाइड्रोजन चाहिए। तो पैरेलल तो इनमें से अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन ऐसा हो सकता है ना, एक पीछे रहेगा, एक उसके प्लेन में रहेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो उसको ऐसा रेजोनेंस करेगा, ऐसा रेजोनेंस करेगा। ये नहीं कर सकता ना बच्चे लोग, परपेंडिकुलर है यार, पैरेलल चाहिए हमें, ओके। तो पैरेलल किसका रहेगा, जब वो sp3 रहेगा, तो ये तो हाइड्रोजन कुछ काम के नहीं है हमारे, वो तो परपेंडिकुलर है p ऑर्बिटल को, यस। तो यहां पे आपके 3 सिग्मा हाइड्रोजन, यहां पे 3 सिग्मा हाइड्रोजन, तो 3 + 3 यहां पे 6 हाइड्रोजन जो है कि जो सिग्मा बॉन्डेड है, कि यहां पे आपके 6 हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। यस बच्चों लोग, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 4 अल्काइलेटेड बोलेंगे इसको, टेट्रा अल्काइलेटेड, टेट्रा अल्काइलेटेड, टेट्रा अल्काइलेटेड, अल्काइलेटेड, ठीक है, टेट्रा अल्काइलेटेड है। यहां पे देख सकते हैं ये डाई अल्काइलेटेड है, डाई अल्काइलेटेड है। डाई क्यों बोलना है, क्योंकि यहां पे ये एक आर ग्रुप है, ये एक आर ग्रुप है, 2 आर ग्रुप डबल बॉन्ड को कनेक्ट है। यहां पे डबल बॉन्ड को कितने कनेक्ट है, 1 2 3 4, टेट्रा अल्काइलेटेड, ओके। यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को पहले राउंड अप करना है, यस। तो यहां पे आप देख सकते हैं 3 सिग्मा हाइड्रोजन, 3 सिग्मा हाइड्रोजन, 3 सिग्मा हाइड्रोजन, तो यहां पे आपके 9 हाइड्रोजन जो है कि जो सिग्मा बॉन्ड के अंदर है, कि यहां पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, समझ रहे। तो ये ट्राई अल्काइलेटेड बनेगा, ट्राई अल्काइलेटेड, ट्राई अल्काइलेटेड है, यस बिल्कुल। तो यहां पे आप देखो ये डबल बॉन्ड को राउंड करो पहले, ये डबल बॉन्ड को राउंड किया, अभी ये भी टेट्रा अल्काइलेटेड है बच्चों लोग, दिस इज ऑल्सो टेट्रा अल्काइलेटेड। यहां पे देख सकते हैं टेट्रा अल्काइलेटेड है कि नहीं, टेट्रा अल्काइलेटेड, ठीक है। तो यहां पे टेट्रा अल्काइलेटेड के अंदर टेट्रा अल्काइलेटेड, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ना बच्चों लोग, यहां पे आपके 3 सिग्मा हाइड्रोजन है, यहां पे भी 3 सिग्मा हाइड्रोजन है, यस। बट ये आर ग्रुप को कोई भी हाइड्रोजन है, इसको भी कोई भी हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक सिग्मा हाइड्रोजन, मतलब भले ही आपका टेट्रा अल्काइलेटेड है, बट वो जो कार्बन कनेक्ट है वो उसको कोई हाइड्रोजन नहीं है बच्चों लोग, ठीक है। और इसको एक है, तो ये 3 + 3 6 + 1 7, तो यहां पे 7 सिग्मा हाइड्रोजन, ओके। तो यहां पे 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यस बच्चों लोग, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने यहां पे। तो बोलो यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल एक नंबर 1 2 3 और ये 4। अभी एक और एक स्ट्रक्चर बनाता हूं जहां पे आपका बोलो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन रहेगा या नहीं रहेगा, यस ये अल्किन है, बताइए यहां पे इस अल्किन के अंदर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है, यस। तो सिंपल सी बात है यार, क्या है,
ये तो डबल बॉन्ड में है, तो ये हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है, और प्लेन वाला हाइड्रोजन कभी हाइपर कंजुगेशन में बिल्कुल नहीं आता है। यस बच्चों लोग, तो यस, तो यहां पे आप ऐसा बोल सकते कि जितना आर ग्रुप ज्यादा रहेगा और उस आर ग्रुप को हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है बच्चों लोग। आर ग्रुप को हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, मतलब यहाँ पे आर ग्रुप है बट उस कार्बन को हाइड्रोजन नहीं है, तो ये यहाँ पे इसका कोई हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन इस अल्कीन को या उस डबल बॉन्ड को स्टेबल नहीं करेगा। ठीक है, यस बच्चों लोग, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे कहानी समझ में आई होगी, पहला पॉइंट एकदम क्लियर है। यस, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ जो अल्कीन है, तो यहाँ पे नोट लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, नोट एकदम जोर शोर से लिखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों लोग? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है उतना उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये कब ज्यादा रहेंगे बच्चों लोग? एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्मा हाइड्रोजन which is sp3 carbon and join to sp2 कार्बन। ठीक है, यस, तो नंबर ऑफ सिग्मा हाइड्रोजन की जो sp3 कार्बन को जुड़े हुए और वो दिस कार्बन एंड दिस कार्बन ज्वाइन टू sp2 कार्बन। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं sp3 कार्बन है कि जो ज्वाइन है sp2 कार्बन को। ठीक है, sp3 कार्बन है, ज्वाइन है sp2 कार्बन को। यहाँ पे ये डायरेक्टली sp2 है, तो इसके हाइड्रोजन हमारे कोई काम के बिल्कुल नहीं है, ये भी हाइड्रोजन कुछ काम का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ये तो हाइड्रोजन है हमारे पास बट ये भी कुछ काम के नहीं, क्योंकि ये किसको कनेक्ट है? sp3 को कनेक्ट है, sp3 को कनेक्ट है। ठीक है, तो हमें sp3 को कनेक्ट वाला कार्बन के हाइड्रोजन नहीं चाहिए। ओके, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? बोलो, क्रिस्टल क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट आपको लिखना है तो फटाक से लिख दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टेबिलिटी किसको ज्यादा है किसको कम है बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों लोग। ठीक है, यस, अभी इसमें और एक बात क्या है बच्चों लोग, सीस और ट्रांस करके भी एक बात है बच्चों लोग। ठीक है, सीस और ट्रांस मतलब हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन यदि आपके सेम है तो आपको वहां पे सीस और ट्रांस देखना होता है। ठीक है, बताता हूं यहाँ पे केस कैसे बनती हो। ठीक है, मान के चलो कि अभी आपके पास कोई एक सिस अल्कीन है और एक ट्रांस अल्कीन है। लेता हूं एक सबको, ये वाला केस है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे H। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर आता है। ओके, दिस इज द सिस, और इसका ट्रांस भी ड्रॉ कर लेता हूं, CH3, इसके अपोजिट यहाँ पे मैक्सिमम एंगल पे आपका बल्कि ग्रुप है R ग्रुप। ठीक है, यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे R ग्रुप भी 2 है, स्ट्रक्चर तो दोनों का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बच्चों लोग। ठीक है, ये दोनों आपस में सिस ट्रांस आइसोमर है। ठीक है,
ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है। यस, तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड के यहां पे जो है उसको सर्कल करेंगे, तो यहां पे भी डबल बॉन्ड को CH3, यहां पे भी डबल बॉन्ड को CH3, यहां पे भी CH3, यहां पे CH3, दो CH3 डबल बॉन्ड को, या इधर भी दो CH3, सेम आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यस, तो यहां पे बोलो ना बच्चों लोग, हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पे 3 सिग्मा हाइड्रोजन, यहां पे भी 3 सिग्मा हाइड्रोजन, तो यहां पे 3 + 6 6 सिग्मा हाइड्रोजन। यस, तो यहां पे 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, यहां पे भी 6 बनेंगे ना बच्चों लोग, यहां पे भी 6 सिग्मा हाइड्रोजन है। यस, तो स्ट्रक्चर तो दोनों केस में सेम बनेंगे, फिर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो ये जो ग्रुप है बच्चों लोग, बल्कि ग्रुप, ये दोनों आपस में ज्यादा डिस्टेंस पे, तो आपको पहले से पता है बच्चों लोग कि ट्रांस जो होता है, ट्रांस, यहां पे बल्कि ग्रुप का यहां पे रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा है, रिपल्शन थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, यहां पे रिपल्शन बहुत ही कम है, तो रिपल्शन ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, लेस स्टेबल रहेगा, यहां पे मोर स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। तो यहां पे बच्चों लोग आपका ये ट्रांस वाला ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल मतलब उसके पास कम एनर्जी बच्चों लोग, ठीक है, विच हैविंग द लेस एनर्जी, जो स्टेबल होते हैं उनके पास कम एनर्जी होती है बच्चों लोग, ठीक है, जो लेस स्टेबल है उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये लेस स्टेबल है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये मोर स्टेबल है, ठीक है। चलो, तो अभी यहां पे कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ठीक है। चलो, तो अभी यहां पे नेक्स्ट आपको डालना है एप्लीकेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड पॉइंट डालना है, ओके। एंथैल्पी या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या इसको एंथैल्पी भी बोला जाता है, हाइड्रोजनेशन, इस हीट के बदले में आपको एंथैल्पी भी नाम आएगा, एंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी मतलब हीट ही है, ओके। खाली कोई भी हीट यदि एट कांस्टेंट प्रेशर पे स्टडी की जाती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर को जो भी हीट स्टडी की जाती है उसको एंथैल्पी बोला जाता है, ठीक है। यस, अभी यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब क्या बताता हूं आपको, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मान के चलो कि आपके पास कोई एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, और इसके अंदर ये एक मोल है, ओके, एक मोल है, और इसके अंदर आपने हाइड्रोजन डाल दिया, ओके, और यहां पे आपको प्रोडक्ट ऐसा मिला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो बोलो अभी इस रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है, क्या सीन नजर आ रहा है, यहां पे आपको ऐसा दिख रहा है बच्चों लोग, ये जो पाई बॉन्ड है वो टूट रहा है, और पाई बॉन्ड के अक्रॉस ये हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहे हैं, यहां पे देखो पाई बॉन्ड टूट गया इस कार्बन का, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, पाई बॉन्ड टूट गया इस कार्बन का, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसको एडिशन बोला जाता है बच्चों लोग, एडिशन, एक एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन एक एडिशन रिएक्शन है, और हाइड्रोजन की एडिशन कर रहे हैं, इसलिए यहां पे हाइड्रोजनेशन बोला गया। एडिशन यदि हम हैलोजन की करते तो हम हैलोजनेशन बोलते हैं इसको, वाटर की करते तो हाइड्रेशन बोलते हैं इसको, HCl या HF या HBr या HI की करते तो हाइड्रो हाइलोजनेशन बोला जाता। अभी खाली हाइड्रोजन की कर रहे तो हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। तो ये जब डबल बॉन्ड के अक्रॉस जब एडिशन होती है बच्चों लोग, तो यहां पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, ओके। और इस हीट, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों लोग, दिस इज द एक्सोथर्मिक, यहां पे एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ओके। तो यहां पे जो हीट रिलीज हो रही है, दिस हीट इज कॉल्ड एज अ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझ में आ गया आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब बहुत ही सिंपल है, क्या कि जब आप कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, डबल बॉन्ड के बदले में आप हाइड्रोजन वहां पे चिपका रहे हैं, तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर जा रही है, और दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्या है बच्चों लोग? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यहां पे आप इसको डेल्टा H इसका नेगेटिव रहेगा, जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है
वो नेगेटिव साइन से डिनोट की जाती है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है इसलिए नेगेटिव। एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती बच्चों, नेगेटिव साइन खाली इंडिकेट द एनर्जी इज इवॉल्व। ओके, एनर्जी यदि एब्जॉर्ब होती है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पे डेल्टा एच, डेल्टा क्यों यूज करना है? क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है पहली वाली एनर्जी और ये मॉलिक्यूल की एनर्जी। पहली वाली एनर्जी ज्यादा थी, इसकी एनर्जी अब कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी कब होती है बच्चों लोग? ज्यादा डबल बॉन्ड है, ज्यादा डबल, जितने डबल बॉन्ड ज्यादा रहेंगे उतनी एनर्जी ज्यादा रहेगी। ठीक है, ध्यान में रखो। यहाँ पे हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी है, यहाँ पे इसकी एनर्जी लो है, तो इसको H1 बोलेंगे, इसको H2 बोलेंगे। तो डिफरेंस जो एनर्जी का वो है H2 माइनस H1। तो इसकी मान के चलो कि इसकी 20 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है, तो 5 माइनस 20, तो यहाँ पे है कितनी एनर्जी बाहर गई? 15 किलो जूल एनर्जी बाहर गई। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो 15 किलो जूल की है। ठीक है, एनर्जी को बहुत सारे यूनिट है, किलो जूल भी है, कैलोरी भी है। ओके, तो एज पर योर कन्वीनियंस कौन सा भी यूनिट लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों लोग। ठीक है, जो एग्जाम के अंदर दिया है उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करो। ओके, या तो अभी फिलहाल कोई एनर्जी का कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है, कैलकुलेशन आपको करना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, चलो। तो पहले तो मेरा इंटेंशन खाली आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझाना है। ठीक है, देखो अभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब समझ गए बच्चों लोग कि आप यदि कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन, okay, during the addition of hydrogen amount of energy is released and this energy is called as a heat of hydrogenation। अभी देखो बच्चों लोग, मान के चलो कि ये मॉलिक्यूल जो है, ये जो अभी और एक अल्किन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, आपको समझ में आएगा। ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो अभी ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे भी आपने हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको CH3 CH, ठीक है, तो यहां पे आपको कंपाउंड मिल रहा है, यहां पे भी डबल बॉन्ड टूट रहे, हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, यहां पे भी हाइड्रोजन ऐड हो गए, आपका अल्केन मिला है। तो यहां पे दोनों जो अल्कीन है बच्चों लोग, ये आपका इथीन है और ये आपका प्रोपीन है। कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है? कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है बोलो? अभी आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है? तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे आपका आर ग्रुप है कि जिसका हाइपर कंजुगेशन में 3 हाइड्रोजन आ सकता है और यहां पे कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है। तो कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है? दिस इज द मोर स्टेबल। यस, मोर स्टेबल का मतलब क्या है बच्चों लोग? ये इस फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है, ये कम स्टेबल है, इसका मतलब ये इस फॉर्म में ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, इसका मतलब ये हाइड्रोजन को ऐड करने की फेवर में है। जो अनस्टेबल होते हैं वो जल्दी रिएक्ट होते हैं बच्चों लोग। ओके, और यहां पे आपको ये जो हाइड्रोजन जब आप ऐड करने जाएंगे तो इतना उतना वो स्पीड अप नहीं करेगा, हाइड्रोजन लेने के इतना मतलब उसका मन नहीं करेगा कि चलो भाई हाइड्रोजन ले लो और हाइड्रोजन लेके नया कुछ मॉलिक्यूल बनाए, ऐसा उनका कुछ इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल है ना बच्चों लोग। ठीक है, तो ज्यादा हाइड्रोजन जब यहां पे ऐड हो गए बच्चों लोग, जिधर भी ज्यादा हाइड्रोजन ऐड हो गए, फटाक से हाइड्रोजन ऐड होगी, वहां पे आपकी ज्यादा एनर्जी बाहर जाएगी और दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये लेस स्टेबल है तो यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है तो लेस स्टेबल है तो यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो यहां पे आपका ज्यादा एनर्जी बाहर जाएगा। ये आपका मोर स्टेबल है तो हाइड्रोजन यहां पे इतना तेजी से या इतना ज्यादा नंबर में ऐड नहीं होगा बच्चों लोग। 1 मोल है बच्चों लोग, हाँ 1 मोल है, 1 मोल है। ठीक है, यस बच्चों लोग। तो बच्चों लोग यहां पे समझना क्या है, यदि मोर स्टेबल है तो वहां पे हाइड्रोजन ऐड की जो प्रोसेस चलेगी वो धीमी धीमी चलेगी और थोड़ी चलेगी, तो यहां पे थोड़ी एनर्जी बाहर जाएगी। यहां पे यदि 15 जा रही है तो यहां पे 10 किलो जूल की एनर्जी बाहर जाती होगी। तो बोलो ना बच्चों लोग, यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है? यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है। ओके, और यहां पे स्टेबिलिटी क्या है? कम है। हाँ, यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? कम है। यहां पे स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो बोलो
स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यदि हम रिलेशन बनाए तो क्या रिलेशन बनेगा? ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ओके, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन। ओके, तो यहां पे नोट लिखो, ग्रेटर नंबर ऑफ, यस, ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्मा हाइड्रोजन बोलो या अल्फा हाइड्रोजन बोलो, ग्रेटर द नंबर ऑफ या मैक्सिमम बोलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा, अल्फा मतलब डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो भी पोजीशन होती है कार्बन की वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। ओके, मतलब यहां पे इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है, तो इसको कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड को जो भी कनेक्टेड डायरेक्टली तो उनको सबको अल्फा बोलेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ, यस बच्चों लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यस, इसकी वजह से क्या होगा? यस, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, यस, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मैक्सिमम इट्स स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी बच्चों लोग? ज्यादा रहेगी, क्योंकि क्या रहे, उसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? ज्यादा है। यहां पे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 3 बनेंगे, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, यहां पे कोई हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो यहां पे मैं सीधा ऐसा लिखता हूं, यहां पे एक सीधा ऐसा लिख देता हूं बच्चों लोग, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन is directly proportional to the number of hyperconjugative structure, number of hyperconjugative structure, okay, number of hyperconjugative structure ज्यादा है, और is also directly proportional to the क्या है बच्चों लोग? Inversely proportional to the 1 upon enthalpy of hydrogenation, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनली, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन को एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनली बच्चों लोग, ठीक है। तो यस, बढ़िया सेंटेंस मार्क करना है, हाईलाइट करना है, स्टार करना है, ओके, यस। तो बहुत सिंपल है, यहां पे इनवर्स रिलेशन लगाना है जो भी, तो सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल है? ट्रांस है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल है तो उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होना है? कम होना है। तो यहां पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं, ओके, डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूं, और जहां पे डबल बॉन्ड ज्यादा रहेगी, ये वैसे तो ये पॉइंट हम अल्किन या अल्काइन के अंदर भी जाएगा हमारा, ओके, वहां पे भी हम क्वेश्चन वहां पे कुछ लेंगे, ठीक है, फिलहाल यहां पे बता देता हूं आपको। और ज्यादा स्टेबल मतलब क्या है बच्चों लोग? उसकी एनर्जी कम है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम है, ठीक है। देखो उसको एक डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, जितना ज्यादा स्टेबल है उतना हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कम रहेगा, ठीक है, बात खत्म यहाँ पे, यस। तो यहाँ पे ऑर्डर आप लिखना चाहते तो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यहाँ पे आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में। यहाँ पे मैं दूसरा मॉलिक्यूल यदि ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि ऐसा कुछ ड्रॉ करता हूँ, यस बोलो, यहाँ पे दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, यस। यहाँ पे 3 + 3 6 हाइड्रोजन है, 6 सिग्मा हाइड्रोजन, यस बच्चों लोग। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आपके 3 सिग्मा हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 सिग्मा हाइड्रोजन, 0 सिग्मा हाइड्रोजन, यस। तो स्टेबिलिटी को क्या भैया, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या आएगा बच्चों लोग? सबसे ज्यादा इसकी आएगी, तो सबसे ज्यादा ये रिवर्स करना है आपको खाली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यहां पे ये ऑर्डर आपकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस, हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालना है बॉन्ड लेंथ, तीसरा पॉइंट। ओके, तीसरा पॉइंट है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ओके, बॉन्ड लेंथ के ऊपर हाइपर कंजुगेशन कैसे काम कर लेता है। ओके, बॉन्ड लेंथ आल्सो अफेक्ट बाय द हाइपर कंजुगेशन, तो वहां पे लिखो बॉन्ड लेंथ इज आल्सो bond length also affected by hyperconjugation। ओके, बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी हाइपर कंजुगेशन का कैसा इफेक्ट होता है वहां पे देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूं बच्चों लोग, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूं तो समझ में आएगा कि हाइपर कंजुगेशन का और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन कैसे है, ठीक है। अभी मेरे पास है CH2, यहाँ पे H ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे जो CH3 था उसका एक H ऊपर लिखा है, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH2। यस, अभी मैं इस कार्बन को 1 नंबर देता हूं, इसको 2 नंबर देता हूं, इसको 3 नंबर देता हूं, ठीक है। अभी यहां पे हाइपर कंजुगेशन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। यस, एट ए टाइम एक ही हाइड्रोजन जाएगा। ओके, हाइपर कंजुगेशन में एट ए टाइम एक ही, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। यस, तो यहां पे आप देख सकते हैं ना, यदि ये सिग्मा हाइड्रोजन यहां पे पाई बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये दिस इज द sp2, दिस इज द sp3, और ये sp3 का हाइड्रोजन यहां पे पाई बॉन्ड बना सकता है। तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे आपको सीन क्या दिखाई देगा, CH2 यहां पे डबल बॉन्ड, यस, और यहां पे आपका H प्लस है। यस, तो यहां पे ये मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया बच्चों लोग। यस, अभी मुझे एक बात बताओ ना, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, यहां पे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, बट यहां तो उसका डबल बॉन्ड बन रहा है। ओके, इसको भी मैं नंबरिंग देता हूं 1 2 और 3, और यहां पे जो डबल बॉन्ड था वो किस में गया रे, सिंगल बॉन्ड में। समझ रहे, तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों लोग, बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो आपको बॉन्ड लेंथ, ये जो है बॉन्ड लेंथ ऑफ, यहां पे लिख के देता हूं बॉन्ड लेंथ ऑफ C, यहां पे मैं 2 नंबर डाल रहा हूं, बॉन्ड लेंथ ऑफ आपका 2। ओके, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन 2 और आपका कार्बन नंबर क्या, कार्बन नंबर 3, मतलब ये वाला 2 और 3, इनके बीच का ये जो बॉन्ड है। ओके, यस, तो यहां पे आपको एक बात बता देता हूं, अभी देखो बॉन्ड लेंथ जो होती है बच्चों लोग, बॉन्ड लेंथ यहां पे आपको बता देता हूं, बॉन्ड लेंथ, यदि आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पे बॉन्ड लेंथ जो है बच्चों लोग, यहां पे हाई रहेगी, यहां पे मॉडरेट रहेगी, और यहां पे एकदम कम रहेगी बॉन्ड की लेंथ। मतलब यहां पे जो कार्बन कार्बन है वो बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे रहेंगे, यहां पे थोड़ा सा दूरी पे रहेंगे और ये सबसे ज्यादा दूरी पे रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहां पे बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड है दो एटम के बीच, इसको बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। जितनी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगी उतनी बॉन्ड लेंथ कम रहेगी। तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो यहां पे बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे तो आपको यहां तो दिखाई दे रहा है सिंगल, बट उसका तो कुछ डबल बॉन्ड भी बन रहा है। इसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। इसका मतलब बच्चों लोग वो कंप्लीटली डबल बॉन्ड भी नहीं है और वो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, इनके बीच का है वो। मतलब यहां पे बॉन्ड ऑर्डर आपकी एक से ज्यादा है, और आप 2 भी क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डबल बॉन्ड फिर से टूट जाएगा और फिर से सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब डबल बॉन्ड परमानेंट नहीं है, डबल बॉन्ड है बट परमानेंट नहीं है। यहां पे सिंगल बॉन्ड है बट वो परमानेंट नहीं, वो डबल बॉन्ड भी बन सकता है। यस, तो 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड इनके बीच उसकी बॉन्ड ऑर्डर है। तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगी सिंगल बॉन्ड से, यस, बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, यहां पे सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम रहेगी,
तो यहां पे आपको लिखना है C2 और C3, यहां पे इनके बॉन्ड इज लेस, यस बॉन्ड लेंथ के बारे में बोल रहे हैं, बॉन्ड लेंथ ऑफ C2 एंड C3, ओके। तो यहां पे क्या रहेगा, लेस देन कौन सा, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या, CC, सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब क्लोज रहेगा, क्यों रे, क्योंकि यहां पे आपको पता है बच्चों लोग कि बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा है, समझ रहे ना। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे सेकंड स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यहां पे यदि सिंगल, खाली सिंगल बॉन्ड, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड, तो यहां पे भी सिंगल बॉन्ड, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि आपके सिंगल बॉन्ड ही है, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ आपकी ज्यादा रहेगी, बट यहां पे सिंगल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो यहां पे कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गई, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गई तो यहां पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो यहां पे मैंने लिखा है बॉन्ड लेंथ ऑफ C2 एंड C3 लेस देन नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या, परमानेंट, परमानेंट सिंगल बॉन्ड है, परमानेंट सिंगल बॉन्ड है, और यहां पे परमानेंट आपका सिंगल बॉन्ड नहीं है, कुछ डबल बॉन्ड भी है, कुछ सिंगल बॉन्ड भी है, ठीक है। यस बच्चों लोग, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ, यहां पे सेकंड नोट, यहां पे बॉन्ड लेंथ ऑफ, बॉन्ड लेंथ ऑफ, यहां पे मैं बोलता हूं आपका C2 और C1, ठीक है। C2 और C1 में कंपैरिजन करते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो डबल बॉन्ड में भी नहीं है और सिंगल बॉन्ड में भी नहीं है, तो पक्का डबल बॉन्ड नहीं है, पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं है। नॉर्मल मतलब पक्का है कि वहां पे हम कभी भी जाए डबल बॉन्ड मिलेगा, बट यहां पे इधर देखे तो डबल बॉन्ड, इधर देखे तो सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड से कम है, यस बॉन्ड इज मोर देन, यस। तो डबल बॉन्ड में लेंथ क्या होती है, परमानेंट डबल बॉन्ड में लेंथ क्या होती है, कम होती है, और जहां पे परमानेंट नहीं है डबल बॉन्ड तो वहां पे लेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, समझ रहे। मान के चलो कि यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड फिक्स है और ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। तो यहां पे डबल बॉन्ड यदि फिक्स है तो उसकी लेंथ आपकी क्या है, फिक्स है। यहां पे डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, इसका मतलब यहां पे कुछ सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाएगी बच्चों लोग, बढ़ जाएगी बच्चों लोग। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ C2 एंड C1 इज मोर देन नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये दो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, इसको हाईलाइट करना है, ओके। दो नोट समझ गए तो समझ लो आपका काम हो गया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड फिक्स है और डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, तो इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर फिक्स का ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का पहले रिलेशन दिमाग के अंदर डालो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यस, तो बॉन्ड लेंथ के अंदर कोई डाउट है बच्चों लोग किसी को, यस, ठीक है। तो अभी इसके बाद इसके अंदर एक तीसरा पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, यहां पे लिखता हूं मैं थर्ड पॉइंट, यहां पे थर्ड पॉइंट लिखता हूं, इसी के अंदर है बॉन्ड लेंथ के अंदर, बॉन्ड लेंथ के अंदर ही थर्ड पॉइंट, ओके। तो थर्ड पॉइंट यहां पे लिखता हूं, यस। तो CH बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ मतलब जो भी यहां पे CH, ये वाला CH और ये वाला CH, ठीक है। तो यदि CH बॉन्ड जो है, CH बॉन्ड लेंथ के बारे में यदि हम देखें, या बॉन्ड लेंथ के बारे में देखें, या बॉन्ड के बारे में, तो यहां पे आपका सिंगल बॉन्ड भी फिक्स नहीं है, क्योंकि यहां पे बॉन्ड है और यहां पे बॉन्ड नहीं है। यदि बॉन्ड फिक्स होता है, यहां पे भी एक बॉन्ड है, यहां पे भी एक बॉन्ड है, ओके, तो यहां पे बॉन्ड नहीं है तो थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, यस। तो यहां पे थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि बॉन्ड एक है, तो यहां पे एक दिखाई दे रहा है, यहां पे नहीं है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, CH बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन, किससे ज्यादा है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कौन, परमानेंट CH बॉन्ड, नॉर्मल CH, नॉर्मल CH मतलब वहां पे कभी भी जाओ CH मिलेगा आपको, ओके। बॉन्ड लेंथ,
यस बच्चों लोग, कोई डाउट है इसके अंदर? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया तो समझ लो समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, कोई बात? यस, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट करें फिर। ठीक है, चलो तो डायपोल मोमेंट हेडिंग डालना है, डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? हाइपर कंजुगेशन होता है तो डायपोल मोमेंट के अंदर क्या इफेक्ट होता है? ओके, तो डी हेडिंग डालना है। ओके, बॉन्ड लेंथ सी था, बॉन्ड लेंथ हमारा तीसरा, डी 4 डालो 4। यहाँ पे मैं बॉन्ड लेंथ लिखता हूं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट डालना है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा खत्म हुआ बॉन्ड लेंथ का, ठीक है, बॉन्ड लेंथ। चौथा डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, ठीक है। चौथा पॉइंट है बच्चों लोग डायपोल मोमेंट। ओके, तो डायपोल मोमेंट के अंदर क्या होता है? डायपोल मोमेंट मतलब यहाँ पे आपको डूरिंग द हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पे डेवलपमेंट ऑफ कुछ चार्ज होता है। ओके, और उस चार्ज की वजह से वहां पे कुछ डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाती है। तो यहां पे लिखो हाइपर कंजुगेशन कॉज, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन कॉजेस। ओके, हाइपर कंजुगेशन से वजह से क्या होता है? कॉजेस द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, वहां पे कुछ ना कुछ क्या क्रिएट हो जाता है। ओके, तो चार्ज इट आल्सो अफेक्ट दी, यस, किसके ऊपर अफेक्ट होता है? डायपोल मोमेंट, अफेक्ट ऑन डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल की। ओके, डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बोल देता हूं। यस, देखो अभी आपका हाइपर कंजुगेशन की वजह से मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट हो जाएगा और वो डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल बताता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यस, इथीन है, या आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों लोग कि यहां पे हाइपर कंजुगेशन तो कुछ होने वाला नहीं है, नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन। यहां पे देख सकते हैं दिस इज द लेस पोलर या नॉन पोलर के बराबर है, नॉन पोलर है। बट यहां पे आप देखेंगे बच्चों लोग कि यहां पे कुछ ना कुछ पोलैरिटी है, मतलब डायपोल मोमेंट है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ना बच्चों लोग, यहां पे इसका जो हाइड्रोजन है वो आपका यहां पे हाइपर कंजुगेशन में आता है, यहां पे प्लस, यहां पे आपका नो बॉन्ड, यस, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है। तो यहां पे थोड़ी सी पोलैरिटी क्रिएट हो रही है कि नहीं? तो यहां पे ये जो है इसको डायपोल मोमेंट है बच्चों लोग, डायपोल मोमेंट है। और इसको कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं है। और यहां पे क्यों नहीं है? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ही नहीं है, तो डायपोल मोमेंट का कोई मतलब ही नहीं है बच्चों लोग। समझ रहे आप? यस। और एक बताता हूं आपको, ये पहला एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल नंबर 2। ओके, यदि आप अल्डिहाइड लेंगे, अल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ओके, तो अल्डिहाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पे HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसको ऐसा लिखा जाता है HCHO, ठीक है। तो यहां पे ये हाइड्रोजन हमारे कुछ काम के ही नहीं बच्चों लोग, क्योंकि वो डायरेक्टली sp2 को कनेक्ट है। यस,
बट यदि हम ऐसा मॉलिक्यूल देखें तो यहां पे आपको पता चलेगा बच्चों लोग, दिस इज sp2, sp2 के एडजेसेंट sp3 है, sp3 का हाइड्रोजन आपको सिग्मा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पे आपका हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल रहेगा। इसका हाइपर कंजुगेशन कैसे रहेगा बच्चों लोग, देखो यहां पे एक हाइड्रोजन ऊपर निकलता हो, ठीक है, तो यहां पे H CH2 C डबल बॉन्ड O H A प्लस, तो यहां पे आपको कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट बिल्कुल मिलेगी बच्चों लोग, ठीक है, तो कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट यहां पे बिल्कुल मिलेगी, ठीक है, तो यहां पे उसको कुछ डायपोल मूवमेंट बिल्कुल है, और यहां पे डायपोल मूवमेंट कम है, डायपोल मूवमेंट इसको है, बट यहां पे डायपोल मूवमेंट इसके कंपैरेटिवली यहां पे डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, समझ रहे। तो फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चों लोग कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से डायपोल मूवमेंट थोड़ी क्रिएट हो जाती है, जिनके अंदर भी यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है तो इसका डायपोल मूवमेंट और इसका डायपोल मूवमेंट हम कंपेयर करें तो इसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, इसका डायपोल मूवमेंट कम है। ओके, यस बच्चों लोग, कोई डाउट है? यस। और तीसरा मॉलिक्यूल यदि मैं इसी कैटेगरी का एक मॉलिक्यूल दे दूं, ओके, CS, जहां पे आपका थोड़ा सा ज्यादा डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो वहां पे आपका ज्यादा हाइपर कंजुगेशन लंबे टाइम के लिए चलेगा। ओके, यहाँ पे यदि आपके पास कोई CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपका CHO है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है बच्चों लोग, हाँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आपको स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन मतलब लंबे चौड़े टाइम के लिए जा रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा पोलैरिटी रहेगी बच्चों लोग, ठीक है, तो यहाँ पे मोर ज्यादा हाई डायपोल मूवमेंट है, हाई डायपोल मूवमेंट है, ठीक है, तो तीनों में कंपेयर करें तो यहाँ पे इसकी डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, ओके, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा है, ओके, तो डबल बॉन्ड ज्यादा शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे इसके कंपेरेटिवली में यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये बन रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ओके, बट यहाँ पे ये बन रहा है, ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ठीक है, यस, तो थर्ड को सबसे ज्यादा आएगी, उसके बाद इसको आएगी, उसके बाद इसको आएगी, ठीक है, यस बच्चों लोग। तो नेक्स्ट लिखना है आपको डायपोल मूवमेंट, एकदम क्लियर, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट डालना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है बच्चों लोग, ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट डालना है, फिफ्थ पॉइंट डालना है आपको, फिफ्थ पॉइंट डालना है बच्चों लोग यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ओके, तो यहां पे कैटायन की मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, तो मोर एक्सटेंड ऑफ यहाँ पे जितना आपका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा रहेगा, जिस कार्बोकैटायन के अंदर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा रहेगा वहां पे स्टेबिलिटी, मतलब मान के चलो कि यहाँ पे मैं CH3 लिखता हूं, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे बच्चों लोग, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, ओके, और यहाँ पे प्लेन परपेंडिकुलर आपका एम्प्टी ऑर्बिटल आएगा, ओके, मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बाकी क्या हाइड्रोजन कार्बन पूरे एक प्लेन के अंदर है, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन तो बिल्कुल आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है आपका एमटीपी ऑर्बिटल को, ठीक है, और यदि मैं आपको ऐसा ड्रॉ करूं CH3, अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूंगा अभी यहाँ पे, ओके, पाई बॉन्डेड, बोलो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के 3 हाइड्रोजन रहेंगे, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सिग्मा हाइड्रोजन इधर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो डेफिशिएंट के लिए इलेक्ट्रॉन आना एक अच्छी बात है, वो तो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे ना बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन कम है जिनके पास, उनके पास इलेक्ट्रॉन आने चाहिए बच्चों लोग, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ओके, बात ध्यान में रखना है, तो इससे ज्यादा क्या CH3 CH कार्बोकैटायन CH3, यहां पे आपके 3 सिग्मा हाइड्रोजन है,
यहां पे आपके 6 सिग्मा हाइड्रोजन है, यस। और इससे ज्यादा किसके अंदर होगा? CH3, 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 यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे आपका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा रहेगा बच्चों लोग, सिंपल सी बात है। ओके, तो अभी मैं यदि यस, यहां तक तो कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा आएगी? यहां पे आपका 9 सिग्मा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पे यस, स्ट्रक्चर नंबर 3, 2, यहां पे आपका 1, यस बच्चों लोग, ठीक है। तो यस, कार्बोकैटायन का कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ओवरऑल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ओके, तो ये तो खाली यहां पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन देख रहे हैं बच्चों लोग, बट यदि हम ओवरऑल कार्बोकैटायन की बात करेंगे, कार्बो आनायन की बात करेंगे, फ्री रेडिकल की बात करेंगे, तो वहां पे हमें तीनों फैक्टर समझना बहुत जरूरी है। आपका रिजोनेंस है, आपका हाइपर कंजुगेशन है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, तो वो आपको प्रायोरिटी पे कौन सा लेना है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। एक ऑर्डर ही लिख के देता हूं आपको, ठीक है। यस बच्चों लोग, ये हुआ आपका पहला एग्जांपल, ठीक है। अभी ये हुआ पहला एग्जांपल, ठीक है, तो इसको मैंने एक नंबर नहीं दिया, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपको, ओके। यदि आपके पास CH3 है, यहां पे CH कार्बोकैटायन, CH3, ओके, हाइपर कंजुगेशन में कितने हाइड्रोजन है? 6, यस। और यहां पे मैं ऐसा ले रहा हूं CH3, लंबी चौड़ी वाली लाइन कार्बन की चेन ले रहा हूं, यहां पे बोलो, यहां पे हाइपर कंजुगेशन में 6 सिग्मा हाइड्रोजन, यस। यहां पे कितने आएंगे? 2 आएंगे, 2 सिग्मा हाइड्रोजन, यस बच्चों लोग। यहां पे क्या आएगा? CH3, CH, CH3, और यहां पे आपका CH2, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? 1 सिग्मा हाइड्रोजन, क्यों रे? एक ये वाला, ये वाला, ये वाला देखो ना, CH3, सॉरी CH, sp3 है, जो sp2 को कनेक्ट है, 1 सिग्मा हाइड्रोजन है खाली। और यहां पे हम बात करें CH3, 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 और यहां पे यदि आपका कार्बोकैटायन है तो यहां पे 9 सिग्मा हाइड्रोजन, यहां पे कोई सिग्मा हाइड्रोजन नहीं है, समझ रहे आप? यहां पे कोई सिग्मा हाइड्रोजन नहीं है, देखो, तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं बच्चों लोग। तो बोलो स्टेबिलिटी किसकी आएगी? इसकी, 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 समझ में आ गया? डन बच्चों लोग। नेक्स्ट स्टेबिलिटी लिखना है आपको, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ओके। तो चलो, अभी कार्बोकैटायन का और फ्री रेडिकल का सेम फंडा है बच्चों लोग, ठीक है। जहां पे मैंने कार्बोकैटायन लिखा है वहां पे आपका फ्री रेडिकल लिखना है खाली, मतलब डॉट लगाना है, ओके। यस, कोई दिक्कत वाली बात? यहां पे कोई हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं, और यहां पे भी कोई हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कहां पे हाइपर कंजुगेशन है, कहां पे हाइपर कंजुगेशन नहीं है, ये आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहां पे आपको स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, चलो 6 पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ओके। तो सिंपल सा बात है, यहां पे जितना हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा, यहां पे आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बताता हूं, ओके। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे CH, यहां पे H, यहां पे डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यस, यहां पे मैं और एक लिखता हूं CH3 डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल लिखना है ना, मैं यहाँ पे CH3 लिखता हूँ, यहाँ पे फ्री रेडिकल लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्री रेडिकल लिखता हूँ, यहाँ पे आपका, ठीक है। चलो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे आपका कोई फ्री रेडिकल नहीं है, कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, दोनों के अंदर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस हाइपर कंजुगेटिव जो हाइड्रोजन है, कार्बन सॉरी,
वो sp2 कार्बन का है, ये sp2 कार्बन का है। ओके, तीन ही सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3, ठीक है, sp2। तो यहां पे देखो ये वाला हाइड्रोजन टोटल यहां पे 3 सिग्मा हाइड्रोजन है, यहां पे भी 3 सिग्मा हाइड्रोजन है, यहां पे क्या है 3 3 3 9 सिग्मा हाइड्रोजन। यस बच्चों लोग, टोटल 9 सिग्मा हाइड्रोजन है कि जो हाइपर कंजुगेशन के अंदर आ सकते हैं बच्चों लोग। तो यहां पे आपको किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, तो यहां पे इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी। यस, तो यस फटाक से लिखो अभी। यस, ठीक है, हो गया, हो गया तो बता दीजिए। और एक ध्यान में रखना है, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और रिजोनेंस, ओके, प्लस रिजोनेंस ये सेम डायरेक्शन में ऑपरेट होते हैं बच्चों लोग। इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे सेम डायरेक्शन में ऑपरेट होते हैं। मतलब यहाँ पे आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 इंडक्टिव इफेक्ट है, 3 प्लस, ओके, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी उसी डायरेक्शन में ऑपरेट होता है जिस डायरेक्शन में आपका हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट होता है। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की बात करो बच्चों लोग, तो ध्यान में रखना है यहाँ पे आपका जो भी इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन का रिजल्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कितनी है। ओके, सेम डायरेक्शन पे ऑपरेट होती है। यस बच्चों लोग, तो इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों लोग कि हाइपर कंजुगेशन के अंदर आपको करना क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल भी अभी मैंने मैक्सिमम एग्जाम्पल लिए बच्चों लोग। ओके, आप यहाँ पे और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दो फिर आपको। चलो, अभी मेरे पास CH3 CH2 यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है और दूसरा फ्री रेडिकल है आपका CH3 CH2 CH यहाँ पे है, तीसरा है आपका CH3, यहाँ पे कम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CS। ठीक है, देखो यहाँ पे तीनों केस में आप कंपेयर करो कि यहाँ पे यदि इसके पहले ही देखा इसको। ओके, ठीक है, चलो, तो अभी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, एग्जांपल भी हमने देखे हैं फ्री रेडिकल के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, उसके बाद उसकी ओर। ठीक है, यहाँ पे 3 सिग्मा हाइड्रोजन आएंगे, 3 सिग्मा, यहाँ पे 6 सिग्मा और यहाँ पे 9 सिग्मा। ठीक है, यस बच्चों लोग, तो ठीक है, अभी इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों लोग। ठीक है, अभी तो हाइपर कंजुगेशन तो पूरा हो गया है बच्चों लोग, हाइपर कंजुगेशन पूरा। ओके, अभी इसके ऊपर और एक काम क्या हो सकता है बच्चों लोग कि मिक्स क्वेश्चन करें हम, मतलब जहां पे आपका हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट भी है, रिजोनेंस इफेक्ट भी है, ये सब इफेक्ट आपके एट ए टाइम ऑपरेट हो, तो फिर वो उस कार्बोकैटायन, कार्बोआनायन या रेडिकल इसकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, चलो बाय।